हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, अभी तक धूप में जला हूं, अभी तक धूप में जला हूं, अब छांव देखूंगा। अभी तक धूप में जला हूं, अब छांव देखूंगा। और मैं नंगे पैर ही सही मंजिल पर पहुंचने पर अपने पांव देखूंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसरो इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? इसरो का अभी 100वां मिशन लॉन्च होने जा रहा है, तो यह किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो इस रॉकेट का नाम है GSLV-F-15। अभी तक का इसका 99 मिशन पूरे हो चुके हैं, इस बार यह 100वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है। तो इसरो के द्वारा PSLV-C16 जो अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया था, स्पेसएक्स मिशन, यह 99 में ही उड़ान भरी थी। तो अभी इसको 100वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है, यह जनवरी सन 2025 में लॉन्च करेगा GSLV-F-15 रॉकेट के द्वारा। इसी का नाम एक NVS-02 रॉकेट है। इसके द्वारा इसरो अपना 100वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसमें IRNSS-1 के उपग्रह लॉन्च करेगा। अपने 100वें मिशन रॉकेट में IRNSS-1 के उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। यह एक नाविक है, यह भारत का नेविगेशन सिस्टम है। यह एक भारत का अपना स्वयं का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। जैसे कि जीपीएस यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है, और ग्लोनांस, एक ग्लोनांस होता है जो रूस का नेविगेशन सिस्टम है। तो और इसरो के बारे में और जानकारी देखते हैं। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और अभी वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथन वर्तमान में इसके इसरो के हेड हैं। तो इसरो अपना 100वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है, वो भी GSLV-F-50 रॉकेट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 यानी नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना का संबंध न्यूट्रिनो से है। तो KM3 नेट दूरबीन परियोजना है जिसमें 2 दूरबीनों को भूमध्य सागर में स्थापित किया जाएगा। यह 1 क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, जो न्यूट्रॉनों के अध्ययन के लिए यह किया जा रहा है। एक न्यूट्रिनो से संबंधित एक मिशन चीन के द्वारा भी लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले ही, जो उस मिशन का नाम था जूडो मिशन। यह किसने लॉन्च किया गया था? चीन ने। यह एक जूडो मिशन चीन का मिशन है। और गॉड पार्टिकल्स के लिए भी गॉड पार्टिकल्स की खोज की थी। एक इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो गॉड पार्टिकल्स की खोज की थी जिस वैज्ञानिक ने, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो हिग्स बोसोन नामक वैज्ञानिक ने गॉड पार्टिकल की खोज की थी, इसका गॉड पार्टिकल का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सन 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। एक खेल का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो इसका आंसर तो हो जाए उपयुक्त सभी, क्योंकि यह इस बार सन 2024 में 4 लोगों को दिया गया है। तो पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। जैसे 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे स्थापित किया गया था। तभी से शुरुआत की गई थी इसकी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इस शुरुआत की गई थी। लेकिन इसका नाम चेंज किया गया था कब? सन 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो इसकी इनामी राशि वर्तमान में 25 लाख रुपए दी जाती है। तो सन 2025 में यानी 4 खिलाड़ियों को दिया गया, या सन 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वह 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? पहले हैं डी गोकेश एक शतरंज खिलाड़ी है। यह सबसे युवा विश्व विजेता है शतरंज
खेल में। और हरमनप्रीत कौर, यह हॉकी कप्तान है। हरमनप्रीत कौर को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, यह हॉकी कप्तान है। प्रवीण कुमार, यह एक पैरा एथलीट है। प्रवीण कुमार हाई जंप में, ये एथलीट है हाई जंप खेल में। और मनु भाकर को भी यह पुरस्कार दिया गया है, यह शूटिंग के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते हुए हैं। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड, अब अर्जुन अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। अर्जुन अवार्ड यह लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला अर्जुन अवार्ड है। यह पहली बार दिया गया, इस हिसाब से पेपर में ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जो इस बार 3 लोगों को मिला है। इसमें से 3 लोग कौन कौन से हैं? एक सुच्चा सिंह एथलीट है, मुरलीकांत पाटेकर। सुच्चा सिंह एथलीट और मुरलीकांत पाटेकर। और तीसरे खिलाड़ी कौन है, एक कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि इस बार सन 2024 में 4 लोगों को, डी गुगेश, हरमनप्रीत कौर, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को एक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, UNFCCC, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष सन 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? ग्रीन हाउस गैस में भारत ने कितने प्रतिशत की कमी की है एक वर्ष के अंतराल में? तो यह 7.93% की। पहले तो यह रिपोर्ट देख लेते हैं। UNFCC यह एक क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट है, जो UNFCCC संस्था के द्वारा दी जाती है। और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर बर्न, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी पहली बैठक यानी फर्स्ट बैठक 1995 में हुई थी। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसकी फर्स्ट बैठक एक वर्ष बाद ही 1995 में बैठक हुई थी। इसको नाम दिया था COP1। इसका नाम दिया था COP1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसकी फुल फॉर्म है COP1। COP1 की इस बैठक कहाँ हुई थी? बर्लिन, जर्मनी में इसकी पहली बैठक की गई थी। और COP की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसकी फुल फॉर्म है। जैसे कि और भी पार्ट बैठकें हुई हैं, जैसे कि COP29 बाकू अजरबैजान में इसकी बैठक समिति बैठाई गई थी। तो और भी कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में और भी बनने वाले क्वेश्चन महत्वपूर्ण देख लीजिए। जैसे कि COP16 यह कोलंबिया में, COP28 UAE में और COP30 ब्राजील में, COP8 हुई थी दिल्ली में। और इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21वीं बैठक हुई थी पेरिस में। तो भारत ने सन 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी की है। ग्रीन हाउस गैस की 7.93% की, यह क्वेश्चन का यही आंसर है। और पिछले वर्ष की तुलना में यानी एक वर्ष के अंतराल में यह कमी देखी गई है। और सन 2005 से सन 2020 की तुलना में यानी सन 2005 से सन 2020 की तुलना में कितनी गिरावट हुई है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में? वह है 36% की गिरावट आई हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.93, एक वर्ष का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो पहली एयरलाइंस कौन बन गई है इन फ्लाइट वाईफाई? तो अब एयर इंडिया कंपनी ने फ्लाइट में वाईफाई उपलब्ध कराई गई है। तो एयर इंडिया कंपनी एक पहली ऐसी कंपनी है जिसने एयरलाइन बन गई जिसने वाईफाई उपलब्ध, इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध कराई है। तो यह भारत की पहली कंपनी है जिसे उड़ान के समय फ्लाइट का वाईफाई उपलब्ध कराया है। यह भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसकी शुरुआत, अभी इंटरनेट का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। यह एक टाटा एयरलाइन के नाम से स्थापित की गई थी, जो 1932 में स्थापना हुई थी। इसकी GID टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसी का नाम बदलकर इसका न्यू नाम कर दिया गया है एयर इंडिया। एयर इंडिया के नाम से अभी वर्तमान में है। तो
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला, 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस जेवेट। बिट्राइस जेवेट का संबंध किससे है? ये बिट्राइस जेवेट है जो 13 मिनट 54 सेकंड में रनिंग लगाई है 5 किलोमीटर। यह केन्या देश की हैं। तो बिट्राइस जेवेट ने पेरिस ओलंपिक चैंपियनशिप में 13 मिनट 54 सेकंड में रनिंग लगाई। ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, और बार्सिलोना स्पेन में। तो इसे 5 किलोमीटर रेस लगाई है 13 मिनट 54 मिनट में। ये महिला वर्ग की वर्ल्ड रिकॉर्ड है, महिला वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसी देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है? 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस वर्ष में बताया गया है? एवरेज टेम्परेचर है होता है जो भारत मौसम विज्ञान के द्वारा बताया गया है, यह वर्ष सन 2024 में है। तो इसी वर्ष निकला हुआ सन 2024 का एवरेज वर्ष है। इसमें 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष भारत के लिए सन 2024 को बताया गया है। इसका औसत वार्षिक तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे एक धारा, दो धाराओं के बारे में भी देख लेते हैं। अल नीलो जलधारा, अल नीलो जलधारा एक ठंडी गर्म या गर्म जलधारा है। तो कैसी है? गर्म जलधारा है। और ला नीलो जलधारा यह एक ठंडी जलधारा है। तो अल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इस संस्था के बारे में तो देखा ही होगा कि आधार कार्ड इशू करते हैं। तो इसका सीईओ बनाया गया है भुवनेश कुमार को। अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया किसको? भुवनेश कुमार को। यह UIDAI तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सीईओ किसे बनाया गया? IAS भुवनेश कुमार को सीईओ नियुक्त किया गया है। और इसका UIDAI उडई की स्थापना सन 2009 में हुई थी। यह एक वैज्ञानिक संस्था है, यह एक वैज्ञानिक संस्था है। सन 2016 एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना सन 2009 में हुई थी। एक्ट कौन सा है? सन 2016 का एक्ट है, लेकिन स्थापना सन 2009 में हो गई थी। और आधार कार्ड पहचान एड्रेस के रूप में प्रयोग किया जाता है और आधार कार्ड का नंबर 12 अंक का होता है। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह कहाँ प्रारंभ हुई है? गुजरात में। इसमें जामनगर गुजरात में तटीय और बेडर पक्षियों की जनगणना का आरंभ किया गया है। यह भारत की पहली तटीय एंड बेडर पक्षी जनगणना है जिसमें 3 जिले शामिल होने वाले हैं। वह 3 जिले कौन कौन से हैं? देवभूति द्वारक, दूसरा है मोरती और तीसरा ये अपना जामनगर है। तो गुजरात के बारे में देख लें। गुजरात का एक न्यू जिला भी बनाया गया है। इस न्यू जिले का नाम कौन सा है? तो यह 34वें नंबर का जिला बनाया गया है और इसका नाम है बावथरात। इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? DRDO के द्वारा अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी और इसका DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसके फर्स्ट हेड दौलत कोठारी को बनाया गया था और वर्तमान में DRDO के हेड समीर कामत हैं। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम। ध्येय वाक्य भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। और रक्षा मंत्री सन 2025, रक्षा मंत्री ने कहा है कि सन 2025 सुधारों का वर्ष होगा।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।